हेलो फ्रेंड्स, ज़िंदगी के कुछ हसीन पल चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अवकाश को लेकर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी चेंज हो गई हैं अभी गवर्नमेंट की तरफ से। और बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट में कौन से अवकाश के लिए हमें क्या फॉर्मेट हमारे पास होना चाहिए, किस में हमें क्या चीज़ अप्लाई करनी है, एप्लीकेशन लाइक एफिडेविट। अभी सीसीएल पे भी काफ़ी कन्फ्यूज़न था कि एफिडेविट लगाना है नहीं लगाना है, लेकिन काफ़ी जगह पर मैंने भी देखा कि बिना एफिडेविट के सीसीएल को सेंशन नहीं किया जा रहा है। तो गाइज़, यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। और आप यहाँ सामने देख भी रहे होंगे मानव संपदा के अंतर्गत समस्त अवकाश संबंधी नियम। तो ये एक पेपर पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। आकस्मिक अवकाश संबंधी नियम के लिए हमें क्या करना है, आकस्मिक अवकाश विद्यालय प्रारंभ होने से पूर्व ऑनलाइन आवेदित करें। अभी तक ये भी होता था कि कभी कभी 8 बजे का टाइम है और अगर हमने 5 मिनट या 10 मिनट बाद में भी अप्लाई किया तो इसको वैलिड मान लिया जाता था, लेकिन विद्यालय आरंभ समय के पश्चात आवेदित अवकाश मान्य नहीं होगा। दूसरा है, आकस्मिक अवकाश किसी भी स्थिति में ऑफलाइन नहीं दे होगा। जब हमारा आकस्मिक अवकाश ऑनलाइन नहीं होता था तो यही रहता था कि ऑफलाइन आकस्मिक अवकाश पर है, ये चीज़ लिख दी जाती थी। लेकिन अब इस चीज़ को भी मान्य करने से मना कर दिया है। उसके बाद है उपार्जित अवकाश, अर्न लीव। अर्न लीव हम लोग बहुत कम ही लेते हैं, लेकिन इसमें भी क्या कंडीशंस हैं। उपार्जित अवकाश स्वीकृत होने तक उपभोग ना किया जाए यदि सिर्फ आवेदित अवकाश के आधार पर विद्यालय से अनुपस्थित पाए जाते हैं तो आप पर होने वाली किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। उपार्जित अवकाश देय तिथि से 3-4 दिन पहले आवेदित किया जाना चाहिए, क्योंकि उपार्जित अवकाश विभिन्न स्तरों से स्वीकृत किया जाता है जिसमें समय लगने की संभावना होती है। ईएल न्यूनतम 3 दिन से अधिक की आवेदित की जाए, 3 दिन से कम ईएल पर विचार नहीं किया जाएगा। तो गाइज़, यहाँ पर अगर आप ईएल लेने की सोच रहे हैं तो आपको 3 दिन से ज़्यादा की ईएल अप्लाई करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है मेडिकल लीव, चिकित्सा अवकाश संबंधी नियम। चिकित्सा अवकाश आवेदित करते समय प्रार्थना पत्र, सब जानते हैं एप्लीकेशन हमें लगानी होती है, या फिर किसी भी इसके साथ में ही किसी पंजीकृत चिकित्सक का परामर्श पत्र, डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन दोनों की संकलित पीडीएफ 2 MB से कम बनाकर अपलोड करें। चिकित्सक अवकाश विद्यालय की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व अनिवार्य रूप से मानव संपदा पर आवेदित किया जाए। बैक डेट में आवेदित किए गए चिकित्सा अवकाश पर विचार नहीं किया जाएगा। चिकित्सक के परामर्श पर बेड रेस्ट के लिए स्पष्ट लिखा हो। ज्वाइनिंग के समय मेडिकल फिटनेस लगा हुआ होना चाहिए। यदि फिटनेस नहीं लगा होगा तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। चिकित्सा अवकाश का उपभोग करने के उपरांत विद्यालय में ऑफलाइन और ऑनलाइन मानव संपदा पर कार्यभार ग्रहण करें तथा चिकित्सा अवकाश होने संबंधी लगाए गए सभी अभिलेखों को अपने विद्यालय में भी सुरक्षित रखें। चिकित्सा अवकाश का दुरुपयोग गलत तथ्य के प्रकाश में आने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो गाइस, छुट्टी लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है सारे नियम को पढ़ते हुए। उसके बाद आती है सीसीएल। सीसीएल में क्या रहेगा हमारा, बाल्य देखभाल अवकाश देय तिथि से 3-4 दिन पहले आवेदित किया जाए, क्योंकि अवकाश विभिन्न स्तरों से स्वीकृत किया जाता है। दूसरा है, इसमें प्रार्थना पत्र लगाना है आपको। बाल्य देखभाल अवकाश संबंधी प्रारूप विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा संस्तुति करा ली जाए, इसका एक फॉर्म आता है, वो आपको करना है। और उसके बाद है बाल्य देखभाल अवकाश के आधार पर संबंधित अभिलेख। यदि अवकाश का आधार बच्चे की चिकित्सा है तो चिकित्सा का परामर्श पत्र होना चाहिए। अदरवाइज बच्चे की पढ़ाई के लिए भी अवकाश परीक्षा सारणी के लिए लिया जाता है। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लगाया जाएगा। और शपथ पत्र, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, शपथ पत्र में अनिवार्य रूप से आवेदक के सभी बच्चों का उल्लेख किया जाए। तो इसका मतलब अभी तक ये कन्फ्यूज़न था, इनफैक्ट ऑर्डर भी निकला था कि शपथ पत्र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इस नियम में दिया गया है कि शपथ पत्र की आवश्यकता है। इसके बाद बाल्य देखभाल अवकाश संबंधी प्रारूप पर स्पष्ट रूप से पूर्व में ली गई अवकाशों का विवरण, ये हम देते ही हैं, दिया जाएगा। और विद्यालय में पूर्व में अवकाश पर चल रहे शिक्षकों का विवरण अनिवार्य रूप से भरा होना चाहिए।
इसके बाद आती है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव में एक एप्लीकेशन होनी चाहिए आपकी, और उसके बाद में अवकाश देख संबंधी प्रारूप होगा, उसका फॉर्म होगा। उसके बाद डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लेटर होगा, अल्ट्रासाउंड की फ़ोटोकॉपी या रिपोर्ट होगी, और शपथ पत्र। देखिए इसमें भी एफिडेविट लगेगा। उसके बाद है मिसकैरेज लीव, जिसके अंदर एक आपका एप्लीकेशन और उसके बाद में डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन और एक एफिडेविट। अत्यंत महत्वपूर्ण नियम क्या है, किसी भी विद्यालय में 33% से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं अवकाश पर नहीं रहेंगे। किसी भी विद्यालय में यदि पूर्व से 2 शिक्षिकाएं बाल्यकाल अवकाश पर हैं तो ऐसे में विद्यालय में किसी अन्य शिक्षिका का बाल्यकाल अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। बाल्यकाल अवकाश पर चल रही शिक्षिकाओं को यदि समय समय पर होने वाले प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु बुलाया जाएगा तो उन्हें अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। दिशा निर्देश की एक कॉपी प्रत्येक विद्यालय में हार्ड कॉपी से सुरक्षित रखें व दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अवकाश आवेदित करें। उक्त समय समस्त अवकाश किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन देय नहीं होंगे। समस्त प्रधानाध्यापक को सूचित किया जाता है कि वह अपने विद्यालय के समस्त स्टाफ का आवेदित अवकाश स्वीकृत से पूर्व विद्यालय अभिलेखों में दर्ज नहीं करेंगे। आवेदककर्ता किसी भी प्रकार के अवकाश को स्वीकृत होने से पूर्व उपभोग नहीं करेंगे तथा विद्यालय से अनुपस्थित नहीं होंगे। तो गाइस इस नियम के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि छुट्टी लेना अब इतना आसान नहीं रहा है, बहुत ही टिपिकल हो गया है। अगर आप ऑनलाइन छुट्टी भी ले रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारे नियमों को देखते हुए काम करना है। तो गाइज़ ये मेरे डिस्ट्रिक्ट में ये एक लेटर इशू हुआ था जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो मुझे लगा कि शायद ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने इसीलिए इस पर एक वीडियो बनाई है। क्योंकि हमें अवकाश लेने के लिए काफ़ी मतलब सबसे पूछना पड़ता है, जानकारी नहीं होती है, तो आप इस वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अवकाश में क्या क्या नियम है वो आप जान सकते हैं। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, यहाँ से कन्फर्मेशन है सारा। थैंक यू एवरीवन मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।